हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के महासंकट से गुजर रही है और इसकी वजह से जो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए आज आरबीआई ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले कि इस अनाउंसमेंट में है क्या। और इसी कड़ी में आरबीआई ने आज दूसरी बार जो है रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है, 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। और 50,000 करोड़ रुपीज जो है टी एल टी आर ओ नाम से 2.0 करके है, एनबीएफसीज के लिए इसको आज परमिशन दी है। और लगातार आरबीआई इस पर अपनी मतलब निगरानी कर रहा है कि कैसे हम सिचुएशन को कंट्रोल में रखें, पैसे की कमी ना मार्केट में होने पाए। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 27 मार्च को भी एक बार जो पहली बार आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे। और जो ये आज की अनाउंसमेंट है, ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में जो अपनी प्रेडिक्शन की, तो उसमें बताया कि जो 2020 में इंडिया की ग्रोथ होगी वो 1.5 से लेकर के 2.8 के बीच में रहेगी। और फिर उसके बाद आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें बताया कि जो इंडिया की ग्रोथ है 1.5% रहेगी। फिर उसके बाद एक बार्कले इसने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसने बताया कि इंडिया की ग्रोथ 0% के आसपास रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने इसको मॉनिटर किया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आज की जो रिपोर्ट है वो लेकर के पब्लिक के सामने आए। और इसमें सीधा आरबीआई ने सीधा सीधा कहा कि जो आज का हमारा हम मतलब जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसका हमारा सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि लिक्विडिटी जो है ये बनी रहे, क्रेडिट फ्लो बना रहे, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो ना आने पाए और पूरी मार्केट अच्छी तरीके से स्मूथली काम करती रहे, बहुत ज़्यादा मतलब इस पे कोविड-19 का इम्पैक्ट ना पड़े इस तरीके से। और इन्होंने कहा भी कि आरबीआई इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रही है और ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इसको एड्रेस करने के लिए जितने भी जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं उसका हम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डिटेल्स में क्या-क्या था आज के अनाउंसमेंट में। अगर हम इससे पहले आपको थोड़ा-सा पीछे ले चलें, तो जो 27 मार्च की जो अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें आरबीआई ने एक डिसीजन लिया था कि जो टीएलटीआरओ है, उसमें 75,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया गया था और कहा गया था कि जो लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सिस्टम में बनी रहे और फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रेस ना आए, इसके लिए ऐसा किया गया। और इसी कड़ी में आज 17 अप्रैल को भी 25,000 करोड़ रुपीज इसी टीएलटीआरओ के माध्यम से और लगाए गए हैं इसमें। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो टीएलटीआरओ है, टीएलटीआरओ का मतलब होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये अभी तक के जो टीआरओ फंड्स थे उसका यूज जो हुआ है ज़्यादातर वो कॉरपोरेट सेक्टर में हुआ है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पर यूज हुआ है, या तो जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं वहाँ पर यूज हुआ है। और जबकि ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों में भी लिक्विडिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए फिर आरबीआई ने एक और इम्पोर्टेंट फैसला लिया कि वो ये टीएलटीआरओ 2 लेकर के आ रही है। टीएलटीआरओ 2 मैंने बताया कि यही टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होता है। तो ये इसको 2.0 नाम दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस फंड में इसका प्रोविज़न किया जाएगा। और कहा गया है कि जो जितने भी एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें हेल्दी कैश फ्लो बना रहे, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ होते हैं, वहाँ पर जो कैश फ्लो पूरा बना रहे, इसलिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न इसमें किया गया है। और आप दूसरे पॉइंट को देखें तो इसमें कहा गया है कि इसमें जो 25,000 करोड़ रुपए होंगे, वो नाबार्ड को मिलेंगे, क्योंकि जिससे कि ये आरआरबी जितने भी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको रिफाइनेंस करने के लिए दिया जाएगा और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। बाकी जो 15,000 करोड़ रुपीज़ है वो सिडबी को दिया जाएगा और फिर उसके बाद बचे जो 10,000 करोड़ रुपए जो नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जाएगा, जिससे वो हाउसिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उसको हेल्प कर सके। जैसा कि आपको सिडबी का फुल फॉर्म पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक इसको बोलते हैं। एचएफसी का मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और ये सब इसलिए इतना ध्यान दे करके किया गया है कि जिससे किसी भी सेक्टर में जहाँ नीचे तक ये जो पैसा पहुँचता है वहाँ तक मतलब कहीं भी कैश की कमी ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के अनाउंसमेंट किए गए हैं।
अब हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो वहाँ देखेंगे तो कहा गया है कि ईजिंग 90 डे एनपीए नॉर्म ऑन एग्जिस्टिंग लोन्स बाय द बैंक। तो जो एनपीए के नाम होते थे जो आप लोग लोन लेते हैं उसको एनपीए की कैटेगरी में कब डाल दिया जाता है, उसका 90 डे की डेडलाइन होती है। 90 डे के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इसको हालांकि सरकार ने हटा दिया है, इस पे अभी रोक लगा दी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा जो कहा गया है कि एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए होती है उसको 100% से 80% पे कर दिया गया है। और ये जो सिचुएशन जब हम इससे रिकवरी कर लेंगे तो इसको फिर पुरानी स्थिति में ले जा करके सेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए 100 से 80% कर दिया गया है। और जो अगला नेक्स्ट मेन पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो रिवर्स रेपो रेट है, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, उसको लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ के अंडर में रिड्यूस कर दिया गया है। 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि पहले 4% था, इस समय 3.75% कर दिया गया है। और ये रिवर्स रेपो रेट कम करने से, अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम किया है तो इसका जो सीधा फायदा जनरल पब्लिक तक, आम लोगों तक इसका फायदा सीधे पहुंच सकता है। कैसे होगा कि जब अगर ये कम हुआ है तो बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक ज़्यादा पैसा इन लोगों को दे सकती है। और मतलब जो डेट होता है, डेट आसानी से लोगों को दे सकती है। बैंक के पास अच्छे अमाउंट में पैसा रहेगा और मार्केट में पूरा कैश फ्लो बना रहेगा इस सिचुएशन में। और आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बात कही भी है कि आरबीआई लगातार बैंक की तरफ से हर ऐसे ऐलान करता रहेगा जिससे कि ये सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और ये जैसे जैसे सिचुएशन कम होगी, अगर मान लेते हैं कि ये जो कोविड-19 का क्राइसिस है धीरे धीरे समाप्त होता है तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन अपने लेंगे। और अगर हम कहीं न कहीं देखें तो जो जी20 है, जी20 में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़, उसमें देखें तो भारत की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी है और देशों से बहुत अच्छी है। और जो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई है, मैंने पिछला भी जो वीडियो था मेरा उसमें मैंने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो उसमें कहा गया है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 1.9 के स्पीड से ग्रो करेगी। और जब कोविड-19 का एक क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो फिर इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% के आसपास की ग्रोथ से बढ़ेगी। और गवर्नर ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो इस समय का संकट है इसमें जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। हमारे पास जो स्टॉक हैं वो बहुत अच्छे क्वांटिटी में है। और कहीं न कहीं जो आईएमडी की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो बारिश के जो अनुमान है, बारिश का अनुमान है वो भी अच्छा होने का है। और आरबीआई गवर्नर ने एक और बात कही है कि जो 2020 मार्च की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट तो आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है या विदेशी मुद्रा भंडार जिसको बोलते हैं वो 476 अरब डॉलर का है, जो कि इंपोर्ट करने के लिए अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो उसके प्राइसेस भी लगातार गिर रहे हैं, उससे भी हमको फ़ायदा होगा। और अगर मैं फाइनली आपको एक बात बताऊं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की संकट की वजह से जो इंडिया की भी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक खराब ही है। तो लॉकडाउन की वजह से लगभग हर तरह के जो भी जितने भी काम धंधे हैं वो सारे बंद पड़े हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पर डे 35,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। और जो लॉकडाउन का फर्स्ट फेज था 21 डेज का उसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। इस दुनिया भर के जितने भी मतलब सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो अमेरिका का हो या किसी भी कंट्रीज़ का हो, वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक्टिव हैं। और रिजर्व बैंक भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, हमारी नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद।